मैं अपने आप जुड़ गया था क्या आज? विपुल भैया। हम्म। हो सकता है। मेरी आवाज आ रही ना? जी जी, हो सकता है जुड़ गए हूँ। बाय मिस्टेक क्लिक हो गया होगा। ठीक है, विपुल जी शुरू कर सकते हैं। शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का दिन शुक्रवार है। इस दिन हम हमारे मार्गदर्शक बजरंग पुनी जी के द्वारा लिखे गए आलेखों पर बात करते हैं। हमने इस बार उनके एक आलेख को अपनी चर्चा का विषय बनाया है। यह आलेख उन्होंने 2 दिन पहले लिखा था। इस आलेख में उन्होंने वर्तमान भारत में, या कहें कि भारतीय व्यवस्था की एक बहुत बड़ी खामी को उजागर किया। उसका एक गंभीर दोष जिसकी ओर हमारा ध्यान दिलाया। इस आलेख में हमारे मार्गदर्शक बजरंग मुनि जी कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था ने एक तरीका अपनाया है जो कि धूर्तता और चालाकी से भरा है। वह है कि ये लोग दिखावा करते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि उसको दिखाने का रोग है। हमारे यहाँ भी वही हाल है। यहाँ पे दिखाने का चलन ज्यादा है। करना धरना कुछ नहीं, लेकिन दिखावा खूब है। इसमें आगे एक बात कही गई है जो बहुत गंभीर है कि हमारे यहाँ जो है राज व्यवस्था है, वह काम करती है मुट्ठी भर, लेकिन दिखाती है कि हमने कितना ज्यादा काम कर दिया। उदाहरण के लिए न्यायपालिका। न्यायपालिका में अभी करोड़ों मामले लंबित हैं। ठीक है, लेकिन हमारी सरकार या न्यायपालिका इन्हीं 2-4 मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से निपटा देती है। जब वो उन मामलों को निपटा देती है तो उसे मीडिया के माध्यम से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है कि हमने इतना अचीवमेंट किया, इतने कम समय में हमने न्याय दिया। लेकिन वह यह बात भूल जाती है कि तुम 2-4 मामलों को लेकर जनता के बीच में ये प्रचार कर रहे हो, लेकिन करोड़ों मामले लंबित हैं, उनका क्या। इसी तरह रोजगार के मामले में है। रोजगार के मामले में हमारे यहाँ क्या होता है कि सरकारें कहती हैं कि हमने पिछले 10 साल में इतने लोगों को रोजगार दिया। अच्छी बात है, आपने रोजगार दिया, लेकिन जब हम उसकी गहराई में जाएंगे तो हम पाते हैं कि वह रोजगार जो दिया गया है वह ऊंट के मुंह में कीड़े के समान है। उसका कोई महत्व नहीं है अगर उसे संख्या के हिसाब से देखें। लेकिन हमारी सरकारें क्या कहती हैं, हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, हमने रोजगारी की समस्या हल कर दी। यह जो प्रवृत्ति है, यह आजादी के बाद से ही लगातार चल रही है।
और यह लगातार चल ही रही है। इसमें एक बात और मैं देखता हूं कि जैसे हमारे देश के कुछ शहर हैं, चुनिंदा शहर हैं, उनका खूब विकास होता है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। यही नहीं, वहां पे सौंदर्यीकरण भी होता है। और उसी दो चार शहरों का उदाहरण देकर सरकारें कहती हैं कि भाई हमने स्मार्ट सिटी बना दिया, हमने आधारभूत संरचना खड़ी कर दी। लेकिन अगर गहराई से देखें तो हम पाते हैं कि वह दो चार शहर को छोड़ दें तो बाकी जगह स्थिति बहुत खराब है। उदाहरण के लिए बिहार की बात करते हैं। बिहार में जो इसकी राजधानी है पटना, उसको अगर हम छोड़ दें तो बिहार के सारे शहर की स्थिति बहुत खराब है। हर मामले में, साफ सफाई का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, रोजगार का मामला हो, या कानून व्यवस्था का मामला हो, स्थिति हर जगह बदतर है। लेकिन बस पटना का उदाहरण देकर साबित किया जाता है कि हमने बहुत अच्छा विकास कर दिया या हमने बहुत अच्छा कर दिया। इसी तरह यूपी की बात करते हैं। नोएडा एक शहर है, उसी को दिन रात चमकाते रहते हैं और उसी उदाहरण देकर बोलते हैं कि भाई यूपी आगे बढ़ रहा है। जबकि अगर यूपी का जो दूर दराज का गांव है, जैसे देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, वहां पर स्थिति तो जस की तपस है। तो ये जो प्रवृत्ति है, यह खतरनाक है। आगे इस आलेख में एक बात कही गई है कि बेरोजगारी दूर करने का हमारे राजनेता दंभ भरते रहते हैं। इसको अगर हम गहराई से देखें तो यह 1% भी नहीं है। अगर हमारे यहाँ जो आबादी है, अगर उसके हिसाब से इसकी तुलना करें, अनुपात निकालें, तो 1% भी नहीं बैठता है ठीक से। जबकि 99% अभी बेरोजगार हैं। इसका मतलब ये हुआ कि समस्या जस की तस है, बस उसका प्रचार किया जा रहा है। अब बात आते हैं आरक्षण की। आरक्षण की अगर हम बात करें तो आरक्षण के मामले में हमारी सरकारें कहती हैं कि हमने सामाजिक न्याय दिया है, हम आरक्षण देकर लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आरक्षण का फायदा लगातार ऐसे ही लोगों को मिल रहा है जो पहले से ही आगे हैं। इसमें एक बात और आती है, जैसे कि कहा जाता है कि जो अवर्ण है या जो आरक्षित वर्ग हैं, जो उनकी आबादी का अनुपात है, वह 80% के लगभग है। अगर अगर हम इसके अनुसार चलें तो हम पाते हैं कि आरक्षण देने के बाद भी उनकी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रोजगार से दूर है। वह उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। अब ये जो बात कहना कि हम सामाजिक न्याय दे रहे हैं, यह कहाँ तक सही है। एक बात इसमें और ध्यान देने वाली है। यहाँ पे एक उदाहरण देता हूं, एक उपमा दे रहा हूं कि जैसे 10 लड़के हैं, 100 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। अब लोगों को कहा जा रहा है कि भाई सबकी शादी हो जाएगी
और जो बाकी 10 लड़के हैं वो भी बहुत खुश हैं कि मेरी शादी तो हो ही जाएगी, लेकिन शादी किसकी होगी? 10 नहीं होगी। तो बात यहाँ पे यही है, आरक्षण का दिखावा करके लोग कहते हैं कि भाई रोजगार मिल जाएगा, 85% सबकी भागीदारी होगी, इतनी इसकी हिस्सेदारी, उतनी से उसकी भागीदारी। अब भागीदारी तो है 50%, लेकिन उतना सरकार के पास एम्प्लॉयमेंट है नहीं है। हमारी सरकार उतना सरकारी नौकरी दे ही नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बिल्कुल अव्यवहारिक है। हम लोग जो चाहते हैं कि हर घर में एक लड़का या लड़की सरकारी नौकरी में हो, यह संभव ही नहीं है। यह भारत तो क्या, यह किसी भी देश में यह संभव नहीं है। कोई भी सरकार अपने सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। लेकिन हमारे यहाँ जो राजनेता हैं वह यही करते हैं। वह जब घोषणा पत्र जारी करते हैं तो कहते हैं कि भैया हम इतना रोजगार देंगे, जबकि वह रोजगार ऊंट के मुंह में चीरे के समान है। इसमें एक बात और आती है कि ये जो आरक्षण व्यवस्था है उसकी एक और खामी है। वो खामी क्या है? आजादी के बाद हमने ऐसी नीति अपनाई कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसी को फायदा हो रहा है, चाहे वह आरक्षित वर्ग का हो या अनारक्षित हो। जैसे मान लिया हमारे यहाँ कोई भी नौकरी देता है गवर्नमेंट, आप देखेंगे कि चाहे वह चपरासी का ही जॉब क्यों ना हो, चाहे वह गैंगमैन का ही जॉब क्यों ना हो, उसके लिए परीक्षा होती है और उसके लिए जो तैयारी करनी पड़ती है। जाहिर सी बात है, जो लड़का पढ़ लिख गया वह हो गया, वह पढ़ा लिखा हो गया। अब वह लड़का जा रहा है ड्यूटी में, नौकरी कर रहा है, या अगर कोई आईएएस बन रहा है अभी पढ़ लिख कर रहा है, दोनों का जो क्राइटेरिया है एक ही है युक्ति का। इसका मतलब है कि वह बुद्धिजीवी है, वह पढ़ा लिखा है। अब ऐसे लोग ही आजादी के बाद से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जो यहाँ का श्रमजीवी है, जो श्रमिक वर्ग है, उसके लिए हमने ऐसी नीतियां नहीं बनाई, जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारे देश में श्रमिक वर्ग की कोई हैसियत नहीं है। आज छोटे मोटे काम करने वाले या घरों में और भी काम करते हैं, उनकी इज्जत नहीं है। हमारे यहाँ शारीरिक श्रम को अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे कि अगर कोई लड़का पढ़ लिख कर खेत में अपने अपने पुश्तैनी खेत में काम करे तो उसको गांव वाले कमेंट करते करते जान मार देंगे, बोले कि देखो ये पढ़ लिख कर खेती कर रहा है। क्योंकि हमने ऐसी व्यवस्था बना दी कि व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा है तो उसको सरकारी नौकरी चाहिए। और खासकर बिहार यूपी में तो हालत ये है कि अगर आपने पढ़ाई लिखाई किया और आपने सरकारी नौकरी नहीं ले पाए तो भैया आपका पढ़ना लिखना बेकार है। पढ़ना लिखना क्या, आपका जन्म लेना ही बेकार है। यहाँ पे मानसिकता इतनी खराब है। आगे में एक बात मैं कहता हूं कि आरक्षण के नुकसान भी हैं, जैसे कि प्रतिभा का दमन, वर्ग संघर्ष, योग्यता का पलायन, असमान अधिकार। ये जो बातें हैं इस पे चर्चा नहीं होती है। सामाजिक न्याय के नाम पर आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन उसी का ढिंढोरा लोग पीटते हैं। और जो
इससे जो नुकसान हो रहा है इस पे कोई बात नहीं हो रही है। देखिए, जब भी कोई चीज समाज में या देश में चल रही है तो मेरा मानना है कि उसकी समग्र समीक्षा होनी चाहिए। जो से गुण दोष हैं दोनों पर बात होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये परंपरा बन गई है कि या तो उसे खराब कहा जाता है या तो उसे अच्छा कहा जाता है। यहाँ पे किसी की समीक्षा होती ही नहीं है। जिसके कारण यहाँ पे जो नैरेटिव है, जो लोगों का जो मानसिकता है, वह ऐसी हो जाती है कि वह एक तरफा सोचते हैं। तो ये थी आज की चर्चा, इसे मैंने आप सबके सामने रखा। आप मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। देखिए, मैं थोड़ा सा इस विषय पर बोलना चाहूंगा। राज्य की स्थिति ऐसी है कि क्षमता कम है, काम कम है और ढिंढोरा ज्यादा पीटा जाता है। जितना काम वो धरातल पर नहीं होता है, उससे ज्यादा उस काम की प्रशंसा में, उसके प्रचार प्रसार में, मीडिया में, पोस्टर बैनर में लग जाता है कि हमने ये काम किया है। कि राज्य को तो भाई जो है अपनी सत्ता प्राप्त करनी है, तो उनके लिए ये आवश्यक है। ये वैसी ही स्थिति है कि आप लोगों ने देखा होगा, आप कहीं घाट पे चले जाएंगे या आप देखेंगे, जैसे त्रिवेणी घाट है तो त्रिवेणी घाट पर बहुत सारे यहाँ भिखारी बैठे रहते हैं। तो कुछ लोग जाएंगे वहां कंबल बांटने के नाम पर, कुछ लोग जाएंगे वहां पर भोजन देने के नाम पर, और एक व्यक्ति को कंबल उड़ाते हैं, 10 लोग उड़ाते हैं और फोटो ली जाती है कि देखो आज इसको जो है हमने इसको माला पहनाई या हमने ये किया। बाकी सारे भले ही वहां किसी को कुछ प्राप्त ना हो, लेकिन उनका काम हो गया, उनको खींचना था फोटो, उनको डालना था सोशल मीडिया पे। यानी कि काम जितना नहीं होता है, उससे ज्यादा उसका दिखावा होता है। सरकार की घोषणाएं, सरकार की नीतियां कुछ ऐसी ही रहती हैं कि प्रचार में बहुत अधिक ध्यान रहता है, और प्रचार ना हो तो समस्या यह है कि दोबारा सरकार ही ना बने। अर्थात अगर थोड़ा बहुत भी काम हो रहा है तो दिखना तो चाहिए कि हुआ तो है। तो ये स्थिति है। लेकिन एक भिखारी से आप क्या अपेक्षा करेंगे कि भिखारी जो है वो सबको दान देगा? एक भिखारी ने जो है उठकर घोषणा कर दी कि देखो, कल सुबह आना, मैं 1,000 लोगों को 500-500 रुपया दूंगा, और सारे के सारे खुश हैं कि देखो कल हमें 500 रुपया प्राप्त होने वाला है। सबको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो तो स्वयं भिखारी है, जो दान पर जी रहा है, भीख मांग कर जी रहा है। भला उसकी क्षमता कहाँ से होगी? मैं राज्य को भिखारी की कैटेगरी में नहीं रख रहा हूँ। मैं तो राज्य को लुटेरे की कैटेगरी में रख रहा हूँ। क्योंकि वो देगा कैसे? जिसकी लूटने की आदत है वो भला वो देगा कैसे? और देगा भी, मान लीजिए देता भी है, तो उसकी क्षमता कितनी है? क्षमता तो उसकी वो उस है ही नहीं। जैसे बिहार की ही विपुल जी बात कर रहे थे, तो मैं देखता हूँ कि लगभग 1,000 लोगों पर एक या दो लोगों के आसपास नौकरी है, 0.13% लगा लीजिए आप। तो आप देखते हैं जब ये स्थिति है कि आपके पास रोजगार देने के लिए नहीं है, कहते हैं 80 में 85 या 89 करने लगते हैं। आपको वर्ग संघर्ष पैदा करना था, आपने कर लिया। आपको सत्ता प्राप्त करनी थी, आपने सत्ता प्राप्त कर लिया। आपको जातीय जनगणना चाहिए थी वर्ग संघर्ष के लिए, वो आप करवा रहे हैं। लेकिन जब बात आती है कि सामाजिक ताने बाने में उसको किस तरह से लागू करवाया जाए, क्या सभी वर्गों को लाभ पहुंच पाता है? तो कुल 1% या 2% से भी कम जो लोग हैं वो लाभान्वित हो पाते हैं, क्योंकि वास्तव में सरकार की क्षमता ही इससे अधिक नहीं है। और दूसरा तरीका है, यदि सरकार अपनी क्षमता बढ़ाए तो फिर आप पाकिस्तान जैसा करिए या फिर चीन जैसा करिए कि सब कुछ सरकार के नियंत्रण में हो जाए। आज जैसे पाकिस्तान की सेना जो है सीमेंट की फैक्ट्रियां चला रही है, वो जो है जमीनें बेचने का काम कर रही है। वो सारा का सारा जो काम है वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यापारी हो गए हैं। ये व्यापारी का काम जब सरकार पकड़ लेगी तो सुरक्षा और न्याय कौन करेगा? इसीलिए सारी की सारी घोषणाएं की जाती हैं, दिखावा किया जाता है कि हम लोग जो है काम कर रहे हैं, लेकिन उसका जो लाभ देखेंगे आप, बहुत कम लोगों को है। मैं एक प्रकरण देखता हूँ 2012-13 में शायद यहाँ जो घटना हुई थी उत्तराखंड में, जहाँ पर निर्भया का जो रेप केस हुआ।
और उसका निर्णय आने आने में ही जो है 7-8 साल वो भी लग गए। लेकिन आप जरा ध्यान देंगे तो इतनी हबड़ तबड़ क्या पड़ गई इनको, तो 7-8 साल से तो शांत बैठे हुए थे ये लोग, न्याय तो दे नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ही जो है एक और प्रियंका रेड्डी नाम की एक महिला थी, जब उसके साथ ऐसी दुर्घटना हो गई तो अब सरकार को लगा कि अब उनकी तो बड़ा गड़बड़ हो गया। लोग पिछले केस को भी उछाल दिए कि देखो वो केस 10 साल से पड़ा हुआ है, तब इनको जल्दीबाजी में करना पड़ गया। लेकिन क्या ये एक ही केस है या भारत में ऐसे करोड़ों केस पड़े हुए, लाखों केस पड़े हुए हैं? यहाँ आप निठारी कांड को देखेंगे निठारी कांड जैसे जघन्य अपराध में भी जो है वो 10-10 15 20 20 20 साल लग जा रहे हैं। और कहीं एक दो मामले ऐसे हो जाए जहां त्वरित निर्णय हो जाते हैं तो न्यायालय की वाहवाही हो जाती है कि देखो न्यायालय ने कितना तुरंत फैसला दे दिया, भले ही सारे के सारे जो है वो मामले लटके पड़े हैं। तो ये जो 1-2% का मामला है न्यायालय के मामले में, तो ये 1% से भी कम हो जाता है, क्योंकि वहां तो आप ये मानकर चलेंगे कि 0.10% ऐसे हैं जो समय पर होते हों। अन्यथा आप वहां एक बार चले गए तो आप फंस जाएंगे, आपको हम तो गलत जगह आ गए, इससे अच्छा तो हम बाहर सुलह कर लेते, समझौता कर लेते। तो जिस मामले में 3 महीने में निर्णय आ गया, 6 महीने में आ गया, वहां पर ये लोग खूब ढिंढोरा पीटते हैं। यही स्थिति विधायिका की भी है, यही स्थिति राज्य की भी है। और ये उन्हीं की प्रवृत्ति नहीं है, आखिर जाते कहाँ से लोग हैं? तो ये आप देखेंगे समाज के जो लोग हैं, हमारे बीच में भी वही होता है कि थोड़ा करते, थोड़ा काम थोड़ा करते हैं, उसका ढिंढोरा ज्यादा पीटते हैं। वही है कि आज इस व्यक्ति के साथ हमने फोटो खिंचा करके डाल दी क्योंकि प्रचार करना है। तो जिसको काम करना है उसका काम दिखाई देता है इतना, उसको काम से ज्यादा तो वो पैसा प्रचार में लगा दे रहा है, क्योंकि राज्य को सत्ता चाहिए और सत्ता उसी माध्यम से आएगी। तो ये चाहे रोजगार की बात हो, चाहे न्याय की बात हो, चाहे आर्थिक असमानता की बात हो, सरकारों की एक सीमा है और प्रचार की सीमा उससे डबल हो जाती है। तो ऐसे ही समाज अगर सरकार के भरोसे बैठा रहा और डिसेंट्रलाइजेशन नहीं किया तो सब कुछ जो है कचरा हो जाएगा। केवल 1% जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो सारा लाभ ले जाते रहेंगे, चाहे वो सामान्य वर्ग से आए और चाहे वो ओबीसी वर्ग से आए या किसी और वर्ग से आए। केवल 1-2% लोगों तक व्यवस्था सिमट कर रह जाएगी। लेकिन नीतियां बनाई जाए तो सबके लिए बनाई जाए, तभी श्रमजीवियों और बुद्धिजीवी दोनों को लाभ हो सकता है और ये आर्थिक असमानता में कमी हो सकती है। मैंने अपनी बात को रख दिया है, बाकी के साथी बताएं। सभी साथियों के लिए नमन। बताइए मदन जी। दूसरा नंबर जो है, मतलब हमारे देश में जो राजनेता हैं वो, ये हकीकत है कि मतलब समाज की जो भी समस्याएं हैं उनके बहाने वो रोटियां ही सेकते हैं, अर्थात अपना लाभ उठाते हैं। किसी जिले का झगड़ा हो, किसी क्षेत्र का झगड़ा हो, किसी गांव का झगड़ा हो, तो ये गांव में आकर मतलब समाधान नहीं करते, दोनों पक्षों को समझाते नहीं, फोन करके बुलाते हैं दोनों पार्टियों को। मतलब ज्यादातर एक पक्ष को ही बुलाते हैं जो जिनसे उनको वोट मिलता है, उसी पक्ष को मिलाते हैं और उसकी समस्या के समाधान के लिए पुलिस को फोन करेंगे, पुलिस वालों से बात करेंगे कि मतलब इनके प्रति कोई खिलाफ कार्रवाई मत करना, जिससे उनको मतलब वोट मिल जाए, चाहे भले ही वो व्यक्ति अपराधी है जिसने करा है, झगड़ा है, किसी झगड़ा करा है, मारा पीटा है किसी को, लेकिन उसका पूरा पूरा फेवर लेंगे, पुलिस तक उसकी पैरवी कराएंगे, पुलिस से भी छुड़वाएंगे। तो ये राजनेता जो है हकीकत में अपनी रोटियां सेकते हैं और जो हमारे समाज की समस्याएं हैं उनका निपटारा नहीं करते, उनका समाधान नहीं करते। देश में 90% ऐसे नेता हैं जो समाज को मतलब एक गलत मार्ग पर ले जाते हैं और मतलब गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, वोट बैंक मतलब अपना वोट हासिल करना, केवल उनका उद्देश्य यही है कि हम अगर ऐसे नहीं करेंगे तो हमें वोट नहीं मिलेगा। तो इस तरह की इनकी केवल 10% ही अच्छे नेता हैं, राजनेता वर्तमान समय में, जो मतलब जनता के हितैषी हैं और वो चाहते हैं कि जनता आपस में झगड़ा ना करे। अगर झगड़ा करेगी तो पुलिस लाभ उठाएगी, पुलिस को भी पैसा जाएगा, कोर्ट कचहरी में भी बर्बादी होगी, पैसा जाएगा जनता का। जो केवल 10% राजनेता ही मतलब समझाते हैं जनता को, बाकी गुमराह करते हैं और अपना फायदा उठाते हैं,
वर्तमान में ऐसे ही राजनेता अधिक हैं। बस इतना ही बोलूंगा। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। चलिए थोड़ा सा हम भैया रख मैं दें बोलना आप। चाहती हूँ। हाँ बताइए। नहीं बाबा जी आप बोलिए। आप बोलिए। अच्छा तो थोड़ा सा हम ये कहना चाह रहे हैं जी कि समाज और राज्य, वैसे तो तीन इकाइयां हैं, समाज राज्य और धर्म। आज के विषय में धर्म नहीं है। समाज और राज्य दो इकाइयां हैं। समाज कहता है कि राज्य गलत है, राज्य कहता है समाज गलत है। प्रश्न ये उठता है कि पहले समाज गलत हुआ कि पहले राज्य गलत हुआ। ये अंडा और मुर्गी, पहले अंडा आया कि मुर्गी, ये कभी आज तक तय हो ही नहीं सका। मैं कम से कम 30-40 वर्ष से देख रहा हूं रामानुजगंज में नगर पालिका में, और 40 नहीं 70 साल से देख रहा हूं। जब बैरियर का ठेका होता है, यह कहकर दिया जाता है ठेकेदार को कि भाई डिपार्टमेंटल बैरियर वसूली में बहुत भ्रष्टाचार होता है और इसलिए अब हम इसको ठेके पर देंगे, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। 2-4 वर्ष के बाद फिर यह कहा जाता है कि ये तो ठेकेदार लोग बहुत अत्याचार कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल होगा। हर 5-7 साल के बाद कभी डिपार्टमेंटल होता है और कभी ठेका होता है। अभी छत्तीसगढ़ में है शराब बिक्री, 5 साल पहले ठेकेदार बेचते थे, फिर सरकारी हो गई बिक्री। अब फिर सोच रहे हैं कि अब ठेकेदार को दिया जाए, क्योंकि सरकारी बिक्री में भ्रष्टाचार होता है। तो भ्रष्टाचार और अत्याचार कभी तय नहीं होगा 500 साल में भी। 5 साल ये, 10 साल ये, 10 साल ये चलता रहेगा। इसी तरह एक घटना आपको बतावे न्यायपालिका की। छत्तीसगढ़ में एक मुख्यमंत्री हुए हैं अजीत जोगी। अजीत जोगी ने एक राम अवतार जग्गी की हत्या करा दी, क्लियर। मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि वो हत्या का, और वो घटना आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। राम अवतार जग्गी को बुलाकर अजीत जोगी ने कहा कि तुम अपनी पार्टी छोड़ दो और कांग्रेस में आ जाओ मेरे साथ, और नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में है, कहा उसको। और 2 दिन 3 दिन के बाद वो नहीं माना, उसने इनकार कर दिया, उसकी हत्या करा दी गई। ये तो होता है, कई जगह ये सब होता है। लेकिन इस घटना को आप सोचिए, उसकी हत्या कराई गई, हत्या कराने के लिए पुलिस वाले हत्यारों को लाए यूपी से। वहां के छत्तीसगढ़ के पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अफसर अपनी गाड़ियों से हत्यारों को लाए।
और हत्यारों को लाकर पहचान कराई, इस आदमी की हत्या करनी है। और हत्यारे जब हत्या कर दिए तब उनको पुलिस वालों ने पहुंचाया उत्तर प्रदेश, बॉर्डर तक पहुंचाया। यही यहां तक हम लोगों को जानकारी है, चलिए, कि बॉर्डर तक पहुंचाया और वो फिर आगे चले गए। अब देखिए आगे, अब पुलिस वालों ने 5 लोगों को तैयार किया कि तुम लोग न्यायालय में जाकर स्वीकार कर लो कि हम लोगों ने हत्या की है, और तुम्हारे बाल बच्चों को हम पूरा इतना रुपया महीना देंगे। 5 लोग तैयार किए गए, 5 की गिरफ्तारी हुई, 5 ने न्यायालय में जाकर स्वीकार कर लिया कि हम लोगों ने हत्या की है। हो गया, सबूत हो गया न्यायालय में, उनकी सजा घोषित हो गई। अब 2 साल के बाद सरकार बदली, सीबीआई जांच हुई, और सीबीआई जांच हुई तो सब वो पुलिस वाले फिर पकड़े गए, और सारा ये पकड़ा गया कि ये गाड़ी इस तरह से गई पहुंचाने, फिर उस गाड़ी को आग लगाई गई, और कैसे कैसे हुआ सारा। और लंबा चौड़ा इतिहास चूंकि छत्तीसगढ़ का है और मेरी जानकारी में है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आज चर्चा करने का उद्देश्य ये है मेरा कि अजीत जोगी का लड़का, अजीत जोगी को तो शुरुआत में ही माफी हो गई, एक बार केस शुरू हुआ लेकिन छोड़ दिया गया। अजीत जोगी के लड़के को सजा हुई, अभी तक वो केस फाइनल नहीं हुआ है। इसको हो गया 24 वर्ष, 24 वर्ष हो गया। क, कल न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कल, अभी अपील पर अपील, अपील पर अपील, अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाई कोर्ट भेज दिया है। चलता रहेगा अभी 10-20 सालों। अब आप सोच लीजिए कि हमारी व्यवस्था गलत है कि समाज गलत है। राजनीतिक व्यवस्था खुलेआम कहती है कि गलती समाज में है। मेरा अपना अनुभव है कि समाज में भी गलतियां हैं, लेकिन समाज में गलतियां हैं, नीयत खराब नहीं है समाज की। राजनेताओं की नीयत खराब है, गलतियां नहीं हो रही है, नीयत खराब नीयत से हो रहा है सर। इसलिए हम लोगों ने ये योजना बनाई है कि हमें दोनों दिशाओं में काम करना पड़ेगा। एक तरफ हम राज्य को कह रहे हैं, राज्य सुधर नहीं सकता, मेरा अपना मानना ये है, क्योंकि पावर करप्ट्स, पावर जहां होगा वहां करप्शन की गुंजाइश शुरू हो जाती है। उत्पादन, करप्शन का उत्पादन वहीं से शुरू होता है। भ्रष्टाचार का उत्पादन भी पावर से ही शुरू होता है। अभी आपने सुना होगा कि एक आदमी 100 करोड़ रुपया, कोई पुलिस वाला यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में एक डीआईजी कितने कितनी बड़ी रकम में पकड़े गए हैं अभी।
सुनते ही हैं हम लोग, नेताओं का सुनते ही हैं। तो ये सारा जो है ये पावर करप्ट। अब अभी आपने जैसे कहा, विपुल जी ने कहा आरक्षण। आप एक बात बताइए कि आरक्षण के माध्यम से अगर कुछ सवर्णों को रोजगार न देकर आपने दलितों को रोजगार दे दिया, समाज को क्या लाभ हुआ? आपने कुछ पुरुषों को हटाकर महिलाओं को रोजगार दे दिया, इससे समाज को क्या मिला? आपने उलटफेर तो कर दिया। आपने संपन्न परिवारों के लड़कों के साथ गरीब लड़कियों की शादी करा दी। संपन्न परिवारों की लड़कियां कहाँ जाएंगी? कभी आपने सोचा? समाज को क्या मिला? आपने संपन्न परिवार के लड़कों से गरीब लड़कियों की शादी करा दी और गरीब लड़कों से संपन्न परिवारों की शादी करा दी, समाज को क्या लाभ हुआ? ये अभी जो ब्रजेश जी ने कहा, मीडिया मीडिया को इतना ज्यादा पैसा दिया जाता है और दबाव बनाया जाता है, दोनों काम होता है। जो भी सरकार होती है, वो चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। जो भी सरकार होगी अनाप शनाप पैसा मीडिया को देंगे और दबाव भी बनाएंगे, क्योंकि उनको तो हवाई किला बनाना है। इसलिए हम लोगों ने जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया है, इसको दो दिशाओं में काम कर रहे हैं। एक, हम सरकार के दायित्व और कर्तव्य अधिकार कम करने की दिशा में सोच रहे हैं। राजनीति निरपेक्ष समाज व्यवस्था, राज्य मुक्त समाज व्यवस्था बननी चाहिए। राज्य का हस्तक्षेप समाज में कम होना चाहिए। एक दिशा में हम लोग सोच रहे हैं और इसीलिए ज्ञानेंद्र जी वगैरह सब मिलकर के सारा जोर इस बात पर लगा रहे हैं कि संविधान सभा बने, संविधान को राज्य की गुलामी से मुक्त कराया जाए। वही एकमात्र समाधान है। एक तरफ हम लोग वो कार्य कर रहे हैं कि संविधान सभा बना करके और ज्ञान केंद्र बना करके हम लोग सबको समझा रहे हैं कि भाई राज्य के हस्तक्षेप कम होना चाहिए समाजों के अंदर। लेकिन अगर आज संविधान हम लोगों को मिल जाए कि अच्छा ठीक है, आप संविधान पर विचार करिए, कितनी जानकारी है हम लोगों को समाज व्यवस्था की। समाज तो हिंदू मुसलमान में बटा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है, महिला पुरुष के बीच में टकराव लगातार धीरे धीरे हो रहा है। अब एक नया टकराव शुरू हो रहा है युवा और वृद्ध के बीच में। युवाओं को शक्तिशाली होना चाहिए और वृद्धों को क्या होना चाहिए, कोई बताने वाला नहीं है। ये युवा और वृद्ध का क्या
समस्या पैदा हो गई, जेएनजी और क्या क्या। ये समाज को इस तरह से तोड़ा जा रहा है, जात में, धर्म में, महिला पुरुष में, और सब में, भाषा में, कई जगह। समाज भी इन सब में टूट रहा है। तो सामाजिक व्यवस्था में भी बदलाव की जरूरत है। एक तरफ हम चाहते हैं कि संविधान मुक्त हो राज्य से, और एक तरफ हम चाहते हैं कि सामाजिक व्यवस्थाओं पर जन जागृति हो। ये भी हम लोगों का प्रयास है। तो ये मैंने आपको मुख्य मुख्य बातें बता दी। कोई बात हो तो आप 1-2 मिनट में पूछ लीजिए, और नहीं तो आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। किसी साथी का कोई प्रश्न है तो बताएं। चलिए, कोई प्रश्न नहीं है तो आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। जी बाबा जी, बाकी के साथी बताएं। नीता जी कुछ बोल रहे थे उस समय। बाबा जी, बैदराज बोल रहा हूँ। जी बताइए आदरणीय। क्या बाबा जी मानते हैं कि अभी समाज यदि राज्य से मुक्त कर दिया जाए संविधान, तो समाज उसके लिए तैयार है अभी? बताइए क्या प्रश्न है ब्रजेश जी उनका। बाबा जी उनका पूछना है, क्या समाज जो है अभी राज्य से मुक्त होने के लिए तैयार है? नहीं, समाज अभी संविधान। तैयार नहीं है। समाज अभी तक तैयार नहीं है। तो एक तरफ हम लोग समाज को भी तैयार कर रहे हैं, और राज्य को भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि राज्य में अभी सौभाग्य से राज्य में मोहन भागवत मौजूद हैं। तो हम लोग मोहन भागवत के माध्यम से राज्य तक भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लेकिन राज्य तक हम पहुंचाएंगे कैसे, जब हमारी कोई तैयारी होगी तब ना। इसलिए एक तरफ हम अपने को तैयार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ राज्य तक अपनी बात पहुंचा भी रहे हैं। दोनों काम एक साथ करेंगे। वो कौन से लक्षण होंगे बाबा जी राज्य के, समाज के, जिसमें लगेगा कि समाज तैयार हो गया? बताइए ब्रजेश जी, क्या उनका है। बाबा जी उनका पूछना है, वो कौन से ऐसे लक्षण है जिससे पता चल जाएगा कि समाज तैयार है? नहीं, अभी तो देखिए, समाज तैयार है, इसके लक्षण आगे चल करके हम लोग विचार करेंगे। अभी तो तैयारी तो करें, शुरुआत। आगे क्या होगा, जैसे हम लोग जब संविधान सभा बना रहे हैं, तो हम लोगों के ऐसे अगर 543 लोग जब हो जाएंगे और गहराई से संविधान पर चर्चा करने लग जाएंगे, तब हम लोग विचार करेंगे कि अब आगे क्या करना चाहिए। अभी तो हमारी संविधान सभा में 50 लोग नहीं हुए हैं। आगामी 25 तारीख तक, शायद 25 है या 24 है, वो बताएंगे ज्ञानेंद्र जी। तो नवंबर महीने में ही 15 दिन के अंदर इस संख्या को 50 करके संविधान सभा की बैठक होगी, और फिर धीरे धीरे लोगों को बढ़ाएंगे। ये संविधान सभा का कार्य होगा। इसी तरह 50 ज्ञान केंद्र, 50 अभी दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे।
25 ज्ञानेंद्र जी बना रहे हैं, 25 को बना रहे हैं नरेंद्र जी। तो 50 केंद्र अपने हो जाएंगे ज्ञान केंद्र। इसी तरह शुरुआत होगी। अभी कोई ऐसा साफ लक्षण नहीं है कि अब समाज तैयार हो गया, अब आंदोलन करने की जरूरत है, अब हम चढ़ बैठेंगे उनके ऊपर। इस तरह का अभी कुछ भी कोई लक्षण अभी नहीं है। भाई ये काम जो है ये असंभव कार्य है, असंभव को संभव करना है। बाबा जी, एक इस पर मैं से थोड़ा सा आप ये बोलना चाहूंगा। मानिए, एक प्रकार से आप ये मानिए अप्रत्यक्ष रूप से कि सामाजिक स्वतंत्रता की ये लड़ाई शुरू हो रही है। स्वतंत्रता के पहले जो लड़ाई शुरू हुई वो स्वतंत्रता की लड़ाई थी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता की। अब हम लोग सामाजिक स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू कर रहे हैं। तो इतना आसान काम तो है नहीं। बाबा जी, मैं वैद्यराज जी के प्रश्न पर बोलना चाहूंगा। हाँ, देखिए, ऐसा है कि मान लीजिए आपकी क्षमता है 20 किलो भार उठाने की और आपको 100 किलो का भार उठाना है, तो तुरंत अगर एक ही दिन में उठा लेंगे तो आपके प्राण निकल जाएंगे। अब आपको क्षमता तो धीरे धीरे बढ़ानी है। क्षमता बढ़ेगी, साल भर लगेगा, 2 साल लगेगा, आप 20 से 21 जाएंगे, 22 जाएंगे, 25 जाएंगे। तो एक साथ तो पूरा रिलीज नहीं किया जाएगा। पहले जो है व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं उसका एक प्रोटोटाइप तैयार होगा। प्रोटोटाइप किसी छोटी इकाई से तैयार होगा, वो सीधे सीधे पूरे देश में इम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे जो बड़े बड़े सरकार प्रोजेक्ट चलाती है या जो साइंटिफिक रिसर्च होते हैं या जो हमारे हथियार बनाए जाते हैं, पहला उसका एक मॉडल, एक प्रोटोटाइप तैयार होता है, उसको देखा जाता है कितना प्रैक्टिकल है और कितना नहीं है। वैसे ही जब सत्ता से समाज को शक्ति स्थानांतरित की जाएगी, तो एक बात ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सारी शक्ति एक साथ अगर आपने रिलीज कर दी तो हो सकता है वो संभाल ही ना पाए। तो आपको जो है शक्ति इस तरह से स्थानांतरित करनी है कि एक प्रयोग में भी दिखे कि ये सत्ता ये समाज तक जा रही है और जाने के बाद उसका सही क्रियान्वयन हो रहा है। जब सही क्रियान्वयन हो रहा है तो फिर उसको जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। अब सरकार ऐसा करेगी नहीं तो फिर इसका तरीका ये निकालना पड़ेगा कि छोटे छोटे जो है प्रोटोटाइप हमें तैयार करने पड़ेंगे। किसी जिले में हमने प्रयोग कर लिया, किसी गांव से प्रयोग कर लिया, तब जाकर के जब वहां प्रयोग सफल होगा तो बाकी के जो आसपास के क्षेत्र हैं वो खुद उस व्यवस्था को स्वीकार कर लेंगे। ठीक कोई है, भी अब साथी आप बताएं। काम आगे बढ़ाइए। जी बाबा जी, कोई भी और साथी बताएं। हाँ, नमो नमो। जी बताइए आदरणीय। आज हम विषय पर कुछ बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर समस्या का समाधान पर चर्चा हो रही है। समस्या के समाधान में व्यवस्था जो हमारी है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, इत्यादि के उस समस्या के समाधान में उनकी प्रवृत्ति क्या है, इस पर विचार होना चाहिए। यह विषय है। देखिए, कोई भी व्यवस्था हो, तो चाहे राज्य व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था हो, वह समस्याओं का समाधान के लिए ही बनती है और समस्याओं का वो समाधान करना भी चाहती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें विषय आ जाता है कि किस मुद्दे को प्राथमिकता देते हैं, किस कार्य को प्राथमिकता देते हैं। प्राथमिकता जो है कि हालांकि तो उनकी चाहत इच्छा तो है समस्याओं का समाधान हो जाए, लेकिन प्राथमिकता जो है कि इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है।
प्राथमिकता होती है कि अपने निजी स्वार्थ, और दूसरी प्राथमिकता होती है जिस पद पर बैठे हैं उस पद पर हम जो है कि अनंत काल के लिए जो है कि स्थापित हो जाएं। तो यह समस्याओं का समाधान के बजाय वो खुद समस्या के कारण हो जाते हैं। अब यह है कि जो नीतियां हैं और समाधान करने का जो संकल्प है, दोनों में एक विपरीत स्थितियां हो जाती हैं, नीतियां कुछ गड़बड़ हो जाती हैं। अब हमारी जो संसदीय व्यवस्था है, न्यायपालिका व्यवस्था है, यदि सरकार चाहे समस्याओं का समाधान ईमानदारी से लागू करना चाहती है, लेकिन जो अड़चन है हमारी जो है संसदीय व्यवस्था और न्यायपालिका, यही जो है कि समस्याओं के समाधान करने में सबसे बड़ी बाधा हो जाती है और प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। इसके बाद आता है जो है कि जो नेता हैं समाज के, और जो समाज की राजनीति करते हुए जो है कि आगे आना चाहते हैं, वे किसी भी विषय को बतंगड़ बना देते हैं। अंत में समस्याओं का समाधान द्वितीयक हो जाता है, आपसी संघर्ष में प्रधानता आ जाती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अंत में जो है कि जो सारी व्यवस्था जो है कि सिस्टम जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए, यानी कि व्यवस्था को समस्याओं के निदान में नहीं के तरफ न जाकर के व्यवस्था अपनी व्यवस्था को बनाए रखने में पूरी ताकत लगा देती है, और यही चल रहा है। और तो दूसरा कारण है कि कोई व्यवस्था थी अपने आप में सारी चीजें ले लेती है, अर्थ को भी जो है कि, और शक्ति भी, और जो है कि धर्म भी, समाज भी, तो बहुत भयंकर विकृतियां उत्पन्न होती है और इनको समझ नहीं पाती क्या करें क्या न करें। तो जहां पर सारी व्यवस्थाएं केंद्रित हो जाएंगी तो उनके विरुद्ध कुछ न कुछ लोग रहेंगे ही। क्या देखिए, आपके पास सारी व्यवस्थाओं का समाधान का है लेकिन समस्याएं जिसकी तस हैं। हो सकता है वह व्यवस्थाओं समस्याओं का समाधान चाहता हो, लेकिन अपने दृष्टिकोण से अपनी व्यवस्था समाधान चाहता हो, लेकिन जब पूरी शक्ति एक ही स्थान पर आरोपित होती है तो कहते नहीं भाई यह समस्या का समाधान पहले हो, तो प्राथमिकताओं में उलझ जाता है सारी सिस्टम, और अंत में चला आता है जो है कि सत्ता संघर्ष की स्थिति। और सत्ता संघर्ष जब स्थिति होती है, अंत में दो ही मुद्दे रह जाते हैं कि सत्ता संभालना और सत्ता पाना, बस यही रह गया है। तो यह समझना चाहिए, हमें संविधान सभा का गठन होना चाहिए और संविधान सभा के द्वारा जो है कि जो नीतियां लागू हैं उस पर समीक्षा हो और नीतियों पर संविधान सभा से कार्य हो, लेकिन संविधान सभा के पास जो है कि आर्थिक व्यवस्था का कोई जो है कि हस्तक्षेप न हो। तो व्यवस्थाएं थोड़ा अलग अलग करनी पड़ेगी, तो तब समस्याओं पर जो है कि हम प्रमुखता के तौर पर ध्यान देंगे। नहीं तो बस यही रहेगी जो है कि व्यवस्था जो है उसी व्यवस्था को संभालना है। तो कुछ पहल होनी चाहिए। इसी के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। बाकी के साथी बताएं। बहादुर सिंह जी, ज्ञानेंद्र जी, मोहन गुप्ता जी, पवनजय जी, हेलो। या नए साथी कोई बोलना चाहिए? जी बताइए आदरणीय। आज की चर्चा में उपस्थित सभी विद्वत जन साथियों का अभिवादन है। आज की चर्चा जो है वो सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक समस्याओं का समाधान पर
हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पहला चीज तो है कि राज्य व्यवस्था को या तंत्र को जो है, जो समाज में जन कल्याण का कार्य है या जन सुविधा का काम है, सर्वप्रथम तो उसको अपने हाथ में लेना नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो हाथ में नहीं लेगा तो समस्या समाधान का वो नियम और कानून जो है वो कैसे बनाएगा? उसके पास काम कहाँ रह जाएगा? तो जब समस्या जो है वो बहुत छोटी समस्या भी रहेगी तो उसको बहुत बड़ी समस्या बताएंगे, उसका नियम कानून बनाएंगे। तो पहली चीज है कि सामाजिक व्यवस्था तो समाज को देना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने सारी सामाजिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का ठेका जो है वो सब अपने ले लिया है। और चाहे वह छोटी से छोटी समस्या हो या बड़ी से बड़ी समस्या हो, सब पर कुछ न कुछ नियम कानून जो हैं वो बने हुए हैं। और जब नियम कानून बन गए तो जो भी नेता मंत्री विधायक जो भी व्यवस्था को देख रहे हैं, विधायिका के लोग, वो कार्यपालिका में जितने भी चपरासी से लेकर और संयुक्त सचिव तक जो है, सबको बोल दिए कि अब इस नियम कानून को इम्प्लीमेंट कीजिए। और नियम कानून को इम्प्लीमेंट कीजिए और अगर इसमें कहीं कोई गड़बड़ी होता है तो उसको फिर पुलिस को में रिपोर्ट कीजिए, धरपकड़ कीजिए। और उनकी फिर जो है कहां से किस प्रकार से और कितना भ्रष्टाचार हो सकता है, इसकी अब पोस्टिंग और ट्रांसफर का जो किस्सा चालू हो जाएगा। किस बॉर्डर से, किस शहर से, किस नगर से, कहां से उनको अधिक से अधिक साल के रूप में, महीना के रूप में उनके पास अपार धन संपदा मिले। तो अब जो है तो समस्या समाधान का होगा, एक समस्या पैदा हो गया। अब कहीं न कहीं जो है कोई जीएसटी वाले हैं, कोई आबकारी वाले हैं, कोई फॉरेस्ट वाले हैं, कोई जो है शिक्षा विभाग से है, कोई जो है तो स्वास्थ्य विभाग से है, कोई परिवहन विभाग से है। अब परिवहन विभाग में रोड का ठेका होगा, अब ठेके में 40% की भ्रष्टाचारी होगी, रोड नहीं बनेगा, रोड का अर्धवाय है 5 साल, खराब हो जाएगा साल 2 साल में। तब जो है किसे भ्रष्टाचार चालू हो गया। तो ये जो है समस्या कहाँ से समाधान होगा, कई प्रकार की समस्याएं जो है तो पैदा हो गई। अब अगर जो है इतना योजना
बन गया हर एक विभाग में, तो उसके लिए अब धन कहाँ से आएगा? तो भाई टैक्स लगाइए, और टैक्स भी लगाइए कि गरीबों पर जो है थोड़ा सा प्रत्यक्ष लाभ दीजिए। 1,000 रुपया उनको महीना प्रत्यक्ष लाभ दीजिए और 50,000 रुपया महीना को उन पर अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स थोप दीजिए। और जहां से इनको रिश्वत मिलना है या किसी प्रकार से इनको आर्थिक लाभ मिलना है, वहां पर जो है अप्रत्यक्ष रूप से लंबा सब्सिडी है, अप्रत्यक्ष रूप से कर लेना है। तो ये जो है धन संग्रह की नीति, ये और भी जो है चिंतन मंथन करके और जनता पर कानून थोपने का जो है मानसिकता इनकी बन जाती है या बनी रहती है। अब अभी जब हम देखते हैं कि अभी बिहार का इलेक्शन है और नेताओं को इतना फ्री है, चाहे वह चुनाव आयोग हो या न्यायपालिका हो, ये कभी नहीं पूछती है कि आप एक जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और झूठा वादा जो है, एक नहीं सैकड़ों वादा जो है आप चुनाव में कर रहे हैं, तो जब उतना बजट है नहीं, आप कहां से देंगे जब जीतेंगे? तो इसकी भी आपको रिपोर्ट तैयार करके देना चाहिए कि हाँ भाई फलाना फलाना जैसे इतना कर का आमदनी होगा तो हम इतना ऐसे ऐसे देंगे। लेकिन आमदनी से कहां से होगी इसकी कोई जो है सो चर्चा नहीं हो, खाली हम देंगे। बिहार के पूरे परिवार है 3 करोड़, सबको घर में एक नौकरी देंगे। कहां से देंगे भैया? 30,000 रुपया महिलाओं को देंगे जैसे ही सरकार में आएंगे। इस प्रकार से हर एक पार्टी जो है वादा पर वादा करेंगे, और जो जीत जा रहा है तो जो वादा किया है उसका एक किस्त दे रहा है, और दूसरे जो विभाग में उनका वेतन जो है 6 महीना से रुका हुआ है, पता चल रहा है। वहां जो एक विभाग का जो था वो वर्षों से उसमें किसी प्रकार का काम नहीं है, खाली वेतन जो है दिया रहा है। तो फिर उस विभाग को बनाने का क्या मतलब है? उनका जनता जो है अननेसेसरी दे करके और बोझ जिसे है बना रहे। तो ये जो समस्या हम देख रहे हैं केवल सारे गड्ढमड्ढ है। अब जब इन समस्याओं को देखता है न्यायपालिका कि बताइए ट्रांसफर पोस्टिंग में तो कमीशन में एक कार्यपालिका वाले और विधायिका वाले सब जो है किसे माला माल हो रहे हैं, तब जो ये प्रतियोगी पार्टी जो जब लड़ते हैं और सरकार जब अदल बदल हो जाता है, तब सीबीआई वगैरह लगा के जब कोई केस में फंसाते हैं, तब न्यायपालिका वाले भी सोचते हैं कि चलो अभी आया है ये हमारे हाथ में। तो बाकी जो वर्षों से केस चल रहा है, चाहे वो 20 साल से चाहे 25 साल से चाहे, अभी जैसे आदरणीय मुनि जी ने कहा कि 24 साल से चल रहा है, वो और चलते रहेगा। बस जहां गए तो हर एक जगह दलाल लगे हुए हैं, चाहे वह
विकास खंड में हो, चाहे जिला में हो, चाहे न्यायपालिका में हो, चाहे मंत्री संतरी कहीं भी जो है, बड़े बड़े जैसे वकील हैं वो लगे हुए हैं, वो तुरंत है कि शराब घोटाला में 200 करोड़ का किया है, लाओ 20 करोड़ डालो यहाँ पर, जमानत हो जाएगा। वो भी देखते हैं कि भ्रष्टाचार है ना, है कोई मर्डर सेशन बलात्कार तो नहीं है, दे दो अपना, फिर उनको अंतरिम जमानत मिल गया, जिसे है उनके पास भी पहुंच गया। तो इस प्रकार के सारे जो है मौका के तलाश में पद, पैसा और पावर कैसे मिलेगा, ये केवल तंत्र के माध्यम से ही मिल सकता है। और इसमें सारे जो लगे हुए हैं वो सुधारने के लिए कुछ चंद व्यक्ति हैं जो कि ईमानदारी से काम भी कर रहे हैं और सुधारने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी जो संख्या है वो केवल किसी न किसी प्रकार से पावर हो, पैसा हो, जमीन हो, जायदाद हो, जिस प्रकार से भी हो, भोग हो, विलास हो, सब जो है उसके फिराक में है। तो आज की स्थिति जो है बहुत दयनीय है। लेकिन फिर भी अभी जो नई सरकार आई है इसमें कुछ शीर्ष स्तर के जो राजनेता है उनमें कुछ ईमानदारी है, जिसके चलते कि कुछ जो है लोकतंत्र में सुधार दिख रहा है। और बाकी जब तक कि ये लोक स्वराज की तरफ नहीं जाएगा, जितना लोक स्वराज की तरफ बढ़ेगा उतना सुधार आते जाएगा। मैं अपनी बात को यहीं विश्राम दूंगा, बाकी और साथी जो है चर्चा को आगे बढ़ावे। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। बाकी के साथी बताएं। आप मैं सभी कुछ बंधुओं को जी बताइए पवन जी। आप सभी बंधुओं को नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, हम जब विकास करना शुरू किए, खानाबदोश जीवन से हम खेती की तरफ आए, तब हमें राजा की जरूरत पड़ी। जब हमने अनाज का संग्रह किया, उसके पहले राजा की कोई आवश्यकता नहीं थी, न राजा थे, मुखिया हुआ करते थे समाज के, परिवार के। तो राजा की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमने संग्रह किया, संग्रह किया तो चोर आए, तो चोरों से बचाने के लिए हमें बड़ा चोर चाहिए था, बड़ा निर्दयी व्यक्ति चाहिए था, तो हम राजा आए हमारे बीच, जिनके साथ हमने यह स्वीकार किया कि हम चोरी डकैती के बजाय आपको अपना थोड़ा सा संग्रह किया हुआ फल देते रहेंगे टैक्स के रूप में, आप हमको सुरक्षा देते रहिएगा, बाकी सामाजिक न्याय की भी करिएगा। अब यह काम जो लोग करते हैं वो उनके न माता पिता रह जाते हैं, न भाई बहन रह पाते हैं, क्योंकि राजा बनने की इच्छा में परिवार में कलह आ जाती है। आज राजनेताओं की शानो शौकत देखकर हम लोग सम्मोहित होते हैं, लेकिन उनकी पारिवारिक स्थिति देखिए तो हमारे बहुत बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी माँ शायद उनके हाथ से गिलास पानी भी नहीं पाई। सामान्य से सामान्य व्यक्ति की माँ यह स्वीकार नहीं करना चाहिए कि मेरा बेटा मेरे काम न आवे। यह बेटा जो है यह स्वीकार नहीं करना चाहेगा कि मैं अपने माँ के काम न आऊं। तो विचारवान व्यक्ति लोग जो है वो राजा और राजनेता को मूर्ख कहते हैं। अब समाज उन्हें मूर्ख बनाने के लिए राजा कहता है, तो समाज उनसे अपना काम करवाता है और वो समाज को थोड़ा अच्छे ढंग से लूटते हैं, जिसमें लूट की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत धीमी होती है, जो सहनीय होती है।
हम उनसे सिर्फ सुरक्षा और न्याय की उम्मीद करते हैं, बाकी की चीजों की हमें उनसे उम्मीद नहीं रहती। लेकिन जब अमेरिका पूंजीवाद शुरुआत करता है तो वह पूरे विश्व पे शासन करने के लिए ऐसी लोकतंत्र जैसी व्यवस्था का जामा पहनाता है। तो यदि हम अपने राज्य की सरकार, प्रदेश की सरकार को कमजोर करेंगे, सरकार बदलेंगे, तो केंद्र मजबूत होगी। और जब हम केंद्र की सरकार को मजबूत करेंगे तो विश्व में जो दादागिरी कर रहा है वो मजबूत होगा, क्योंकि तो उसके पकड़ में उसकी गर्दन आ गई तो पूरे देश की गर्दन आ गई। तो हमें चाहिए ये कि हम केंद्रीकृत ताकत को कम करते रहें। हमारा राज्य के प्रति यह उत्तरदायित्व, हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह केंद्र से अलग हो। डबल इंजन की सरकार जैसी धारणा जो है बिल्कुल ही गलत है, समाज के लिए यह हितकारी है। हमें ताकत को बांटना है तो हमें जो है प्रदेश में अलग सरकार रखनी पड़ेगी, केंद्र में अलग सरकार रखनी पड़ेगी। और यह जो है सामाजिक दबाव बनाना पड़ेगा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत कि वे समाज के लिए उत्तरदायी कुछ न कुछ बने रहें और हम उन्हें गलत न कहें। जो है सत्ता में उन्हें बने रहने दें। जब हम सत्ता से हटा, सत्ता बदलना मेरा काम नहीं है, समाज का काम, समाज के लिए काम करना है, सत्ता के लिए सोचना नहीं। जब हम सत्ता के बारे में सोचते हैं, सत्ता कैसी हो इस बारे में सोचते हैं, तो हम अपना विनाश करते हैं। हम उस गांव के उस लापरवाह व्यक्ति का व्यवहार करते हैं जो सुबह उठते ही मुखिया के घर चला जाता है और उसका घर बर्बाद हो जाता है। वो मुखिया कैसे बने इसलिए प्रयासरत रहता है, मुखिया का घर कैसे बना रहे इसलिए प्रयासरत रहता है। तो हमें उस व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं करना है, हमें समाज के लिए सोचना है कि समाज कैसा बना रहे, समाज की व्यवस्था कैसी बने। हम सरकार से हमेशा उम्मीद ना करें। और पहले जो हमारे लोग होते थे वो ये सब जो फ्रीबी चल रही है कि हम आपको बिजली फ्री दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे, हम आपको 10,000 रुपया दे देंगे, वो इसे लेना ही गलत मानते थे। पाना तो बहुत दूर की बात है। धीरे धीरे लोग व्यवहार बदल रहा है, अब लोग पाना ही चाहते हैं। मॉरल गिर रहा है लोगों का, समाज टूट रहा है। समस्याएं जो हैं वह वास्तविक नहीं है, वह सिर्फ हमें महसूस कराई जा रही हैं। वह समस्या हमारी रियल समस्या है नहीं। हमारी जो समस्या है उसे हमें समझना पड़ेगा और सत्ता के लिए नहीं, समाज के लिए व्यवस्थित व्यवस्था की बात करनी पड़ेगी और उसके बारे में सोचना पड़ेगा। धन्यवाद। किसी की आवाज नहीं आ रही है। मेरे को लगा मेरा मोबाइल खराब हो गया, मगर नहीं, कोई बोल नहीं रहा था। हेलो। बताइए बबलू जी। नहीं नहीं, हमें लगा कोई कुछ कुछ बोल नहीं रहा था, तो मैं कहा कि कुछ सिस्टम में खराबी आ गई नहीं, वो अपनी किसी क्या। का फोन आ गया जी। कोई साथी बताएं। अच्छा अच्छा। हाँ। सुरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, आप कुछ रखना चाहें, या रामानुज ठाकुर जी हैं? कोई भी साथी बताएं। जो नए साथी हैं उनसे आग्रह है कि थोड़ा बहुत बोलें, किसी भी विषय पर बात रखें अपनी। सर प्रश्न तो नहीं बन रहा है, थोड़ा सा सर्दी खांसी इसलिए आवाज नहीं अच्छा पा रहा है। जी जी।
अनिल कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए मैं दो शब्द अपनी ओर से कहता हूँ। जी बताइए आदरणीय। अभी जिस सामाजिक एकता की बात करती थी, समाज जब उस योग्य या हो जाए कि राज्य उसको शक्ति दे, तो मैं देख पा रहा हूँ समाज का सामर्थ्य होने में वो समाज जो जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्गों के नाम पर, है ना। अब तो वो क्या, वो जो जेंडर सिस्टम जो आ गया है, मतलब जनरेशन गैप, इनके नीतियों में जो बटा हुआ हो, तो समरसता लाना तो काफी कठिन दिखता है। क्योंकि जब तक एक होंगे नहीं, इनके सबके अलग अलग आइडियोलॉजी हैं, सब अपना अपना विचार लेकर चलते हैं। एक विचार जब हो तब तो कोई समाज एकता की बात किया जा सकता है, और राज्य कुछ दे तो उसका निर्वहन सामाजिक तौर से लिया जा जाए। बस आगे हम एक बात अभी जो बता रहे थे भाई साहब हमारे, कि जो शासन प्रणाली है वो जो है राज्य मजबूत होगा और देश मजबूत होगा। तो स्थिति यह है कि भारत का जो स्थिति है, यहाँ दोहरी शासन प्रणाली है, एकीकृत शासन प्रणाली नहीं है। इस संविधान में ऐसा उल्लेखित है। राज्य शासन प्रणाली अलग है, केंद्र की शासन प्रणाली अलग है। ताजा उदाहरण विगत समय जो मोदी जी का किसान एग्रीकल्चर बिल आया, वो उसका जीता जागता प्रत्यक्ष उदाहरण है। इन्होंने जो किसान बिल के तहत जो मंडी बोर्ड को खत्म कर दिया था कि किसान कोई भी भारत में कहीं भी ले जाएगा उसको कोई मंडी टैक्स दे नहीं होगा। मीडिया वाले जब इनके कृषि मंत्री से पूछे कि मंडी आपने खत्म कर दिए, तो चूंकि जो भाजपा शासित राज्य थी वो तो खत्म कर दिए, मगर छत्तीसगढ़ में चूंकि कांग्रेस का शासन था, यहाँ खत्म नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में भाजपा था, जहां जहां बीजेपी था, यूपी थे, ये लोग खत्म कर दिए मंडी बोर्ड को। अब स्थिति ये आता है कि मंडी बोर्ड प्रदेश सरकार के अंडर में है, और मंडी अधिनियम को खत्म किए मोदी जी ने। एक गलती होने के चलते ही इनको जो किसान बिल जो इनको वापस लेना पड़ा था। अब प्रथम दिन से आया, उसी दिन से मैं ये बात को कहता आ रहा था कि यहाँ पर मोदी जी गलती की है, इनको वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो अधिकार क्षेत्र ही इनका नहीं था। संविधान इनको दायित्व नहीं देता था। जिस प्रकार से जीएसटी लागू किया गया, तो सभी मुख्यमंत्रियों का सलाह से समन्वय लिया गया और उसमें उनकी हिस्सेदारी दी गई, तब जीएसटी पास हुआ। ये तो केंद्र नियम बनाता, सभी राज्य मान लेते। करना क्या था उसमें? कुछ नहीं करना था, मगर ऐसा नहीं था। दोहरी शासन प्रणाली होने के चलते इनको ऐसा करना पड़ा। तो अब इसको हम सामाजिक स्तर पर जब लाएंगे तो उसमें काफी इसी प्रकार की विसंगतियों का सामना करना पड़ेगा। इसका उपाय हम लोगों को मिलकर के खोजना चाहिए। धन्यवाद। जी आचार्य जी बताइए। विपुल जी, विपुल जी आवाज आ रही है? हेलो। हम मैंने कहा आप 2 मिनट जरा चर्चा देखिएगा, किसी की कॉल आ रही है मेरे को अर्जेंट। ठीक है। जी आचार्य जी बताइए। जी नमस्कार सभी साथियों को। देखिए अभी जो आदरणीय जी बोल रहे थे बिल्कुल सही बात थी। मैंने जिस समय ये बिल पास हुआ, तो क्योंकि हमारा जो गांव है वो बड़ा कृषि प्रधान है और आलू का बहुत बड़ा हब है कहना चाहिए। अभी 1 महीने में शुरुआती बात कर रहा हूं। अभी 1 महीने हम लोग इतने व्यस्त रहे हैं यहाँ पर, जैसे किसी भी क्षेत्र की मुख्य जीविका या किसी तरीका हमारे यहाँ गांव का आसपास जहां आलू नहीं होता था 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर आलू करना सिखा दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे यहाँ पर कुछ व्यापारी पहले आए थे और उसके बाद में कंपनी के लोग थे, वो उन्होंने अपना बीज दिया और ये कहा था कि आप लोग आलू करो और इसकी ये पैदावार है और इसको हम ही खरीदेंगे, हम इसकी पैदावार कराएंगे, बढ़ाएंगे, सारी जिम्मेदारी उन्होंने ली थी।
हम लोगों ने खुद, मैं उसका भुक्तभोगी, हम लोगों ने खुद उसको जो है किया। उन लोगों ने 2 साल बहुत अच्छे से खरीदा था और अच्छे रेट दिए थे। तीसरी साल क्या हुआ कि बम्पर पैदावार हुई और अंतिम समय में कुछ मौसम जो है गड़बड़ा गया, बारिश वगैरह हो गई, तो उसका कलर वगैरह चेंज हो गया। क्योंकि प्रकृति के द्वारा कृषि की उपज है, यानी पैदावार, हम लोग उसका कलर नहीं बना सकते। हम लोग कन्फर्म कोई पैदावार की गारंटी नहीं सकते कि यही पैदावार होगी। क्योंकि प्रकृति का जो है वो प्रभाव जब होता है तो उसमें घटबढ़ जाता है। उसके बाद में उन लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक अपना बजट बना के रखा था कि भाई इतना आलू हो गया है तो इतने पैसे का ये हो जाएगा। अब वो लोग आए, उन्होंने देखा कि बम्पर पैदावार है और हमारी खपत इतनी, अब हम क्या करें। तो उन लोगों ने आए, उन्होंने बहुत इधर उधर से काट छांट की और ये किया वो किया, इस तरह से बहुत सी सामने समस्याएं आई। मैंने कहा भाई जो चीज आपने पिछले 2 साल हम लोगों से कराई वही अब कराई। इस आलू को हम कौन सी मार्केट में ले जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ चिप्सोना 1 चिप्सोना 3 की मार्केट है, जो सब्जी मंडी है वगैरह। आजादपुर मंडी में भी इसका बहुत अच्छा रेट मिलता है, लेकिन आपने जो कराया है ये तो कहीं मंडी में सब्जी वाले भी नहीं लेंगे। तो बोले साहब हम क्या करें, ये इसकी जो है आप कलर नहीं बना पाए, इसका ये नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या किया कि एक जो है, ये बात मैंने बहुत पहले भी रखी थी और इस चर्चा में भी 2-3 बार रख चुका हूं। तो उन्होंने एक लोहे का कड़ा बनाया, एक पतली सी मतलब वो ली, और उन्होंने कड़ा बना करके 4-5 दिन के बाद वो वापस आए, बोले साहब कंपनी ने मापदंड तैयार किया है और आपका आलू ज्यादा बढ़ गया है। तो ये जो ज्यादा बढ़ गया है मतलब, तो ये आलू जो है इस कड़े में जो पास हो जाएगा वो कंपनी पास कर रही है, और बाकी जो है हम इसका रेट कुछ ज्यादा कर देंगे। तो कुछ रेट उन्होंने 10-20 रुपए बढ़ा दिया उसको, और वो उतनी ही क्षमता में उन्होंने लिया कड़े को पास करके। वो दिन भी हमें याद है। अर्थात उस साल हम लोगों को बड़ा घाटा हुआ था। कहने का मेरा मतलब ये कि मोदी जी का विल यही था। मोदी जी के विल में 2 कमियां थीं, और उस समय हमारे यहाँ पर जो है एक ग्राम सभा के अनुसार ये चर्चा आलूओं के व्यापारी के बीच में हुई कि भाई मोदी जी इस समय जो बिल लाए हैं ये कहां तक किसानों को सार्थक होगा। जब इस पर चर्चा हुई तो इसमें 2 ही खामियां निकल के आई। एक तो खामी ये निकल के आई कि भाई व्यापारी वगैरह हमारी खुली मार्केट में लेगा, लेकिन कुछ समय इसको सही लेगा, और सही लेने के बाद जो है वो जब ये जो मंडियां हैं सरकारी है, ये जब बंद हो जाएंगी तो ये फिर जो है ना मनमानी भी करेंगी। दूसरी बात ये, कोई भी एक ट्रैक नहीं लगाया। ट्रैक का मतलब ये है कि भाई आपकी जो फसल पैदा होगी वो इस रेट ली जाएगी और इसको 10 रुपए मुनाफा करके बेचा जाएगा। जो व्यापारी लेगा उसकी लागत को लगा करके उसने जो उसको बढ़ाया, मान लीजिए गेहूं से आटा बनाया तो आटा इतने रुपए किलो बिकेगा, इस पर कोई वो नहीं थी। तो इन जब चीजों पर चर्चा हुई तो हानिकारक, यहाँ के किसान भी जो आंदोलन हुआ था वो आंदोलन हैक हो गया, मैं इससे सहमत हूँ। उसमें बहुत बड़ी अराजकता थी और उपद्रवियों और जो देशद्रोही लोग थे उसमें संलिप्तता थी, लेकिन किसानों की ऐसी कोई मंशा नहीं थी जिस पर कहा गया था कि किसान जो है वो खेती कर रहा है, ये कर रहा है, वो तो यहाँ आएगा ही नहीं, वो तो ये नहीं करेगा। मैं एक और उदाहरण देकर के अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ ये बात पर। देखिए आज भी जो है, मैं इस समय हरियाणा क्षेत्र में रह रहा हूँ 3-4 महीने से, और मैं वहां देख रहा हूं कि भारत का सबसे समृद्ध राज्य जो है वो हरियाणा और पंजाब। वहां केवल आधार, मतलब अन्य सारे आधार तो हैं लेकिन कृषि का बहुत बड़ा आधार है। और आधार क्या है, सारी इस समय जो है वहां पर धान की फसल, जिसको वो कहते हैं धान के लिए कुछ और कहते हैं, देखो नाम उतर गया मेरे उससे, तो उसके लिए वो सारी सरकारी मंडी खरीदती है टोटल, और हर गांव में 2-2, 4-4 जो हर गांव के बीच में 1 या 2 या 4 गांव के बीच में बहुत बड़ा गोदाम बना हुआ है। जो भी लोग गए होंगे हरियाणा देखा होगा, जहां पर वो स्टॉक करते हैं धान का और गेहूं का मतलब जो है। तो ये जो चीज है ये बहुत बड़ी मायने रखती है कि जो व्यापारी वर्ग है हमारा, भाई किसान के पास कोई चीज आई, मेरे पास मान लीजिए अभी हम लोगों ने मक्का पैदा की, मक्का की सीजन में हमें अगली फसल तैयार करना है, तो अगली फसल तैयार करने के लिए हमारे पास बेचना होता है, हम जाते हैं व्यापारी के पास, व्यापारी करता है, इनकी मजबूरी है
अब मजबूरी के अभी हमने आलू 600 रुपए कट्टा बेचा, इस आज की डेट में 800 रुपए कट्टा बिक रहा है, लेकिन वो कट्टा 800 रुपए आदरणीय किसान का नहीं है, अब वो व्यापारियों का है। इसका मैं 2 उदाहरण दूंगा। एक उदाहरण ये है कि अक्टूबर के अंतिम 30 तारीख को सारे कोल्ड स्टोरों में ये वो लगा होता है बोर्ड कि अक्टूबर तक की जो आपका किराया है वो 150 रुपए रहेगा। अक्टूबर को समाप्त होने 1 नवंबर को किराया बढ़ जाएगा, मतलब वो फाड़ देंगे महीने में। 7 महीने आलू कोल्ड स्टोर में रहता है, 7 महीने के जो मतलब लगभग 20 रुपए बढ़ा देंगे। तो वो आलू या तो किसान बेच देता है या फिर कोल्ड स्टोर को छोड़ देता है या फिर व्यापारी ले लेता है। व्यापारी का आलू जनवरी तक रहता है, फरवरी मार्च में, फरवरी 15 के बाद में आलू नहीं आता है, हमारे क्षेत्र की बात है, और मार्च में कोल्ड स्टोर फरवरी 15 से भरने शुरू हो जाते हैं। वो किसका आलू है? तो इन चीजों पर किसान की जो है समस्याएं जो वास्तविक वो है मूल की हैं, जो समस्याएं, इन पर सरकारों का ध्यान ही नहीं है। दूसरी बात एक और कहता हूं कि इस समय डीएपी का कट्टा जो है 1850 रुपए का मिल रहा है और पोटास का 1950 2000 रुपए तक का है। आप लगाइए, हमारे यहाँ 1 कट्टा बीघा का खाद लगा देते हैं आलू में। अब वही कहेंगे साहब क्या मजबूरी है, वो तो हम देसी खाद डालें। ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हो सकता हूं, लेकिन आज की जो फिर साहब हम प्रगतिशील किसान नहीं है, हम तो फिर वही पुरानी स्थिति से खेती कर रहे हैं। तो इन बहुत सारी समस्याओं का जो है, जो कृषि लागत बढ़ी थी या जो खाद और अन्य चीजें बढ़ी हैं, इस लेवल से कोई भी फसल का मूल्य नहीं बढ़ा। तो इन सारी चीजों पर जो है वो इस सरकार का कोई स्टैंड नहीं है। और एक कमेटी बनाई थी इन्होंने जो है कि वो हम आपका लागत मूल्य वृद्धि के आसपास जो है वो मिनिमम सपोज प्राइस जो है एमएसपी शायद इस तरह का, लेकिन उसकी कई साल से वो समिति बनी है, उसका कोई समाधान ही नहीं हुआ। तो मैं तो अंत में ये कहूंगा कि ठीक है, हम कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, वो मजबूरी है, राष्ट्रवाद है या कुछ इस तरह की समस्याएं, उनके लिए सपोर्ट। बाकी मैं खुल करके एक शब्द कहता हूं, ये सरकार जो है वो केवल और केवल जो है व्यापारियों की सरकार है, इससे किसानों का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है, लेकिन आज भी बहुत सारी समस्याएं बनी हुई है ज्यों की त्यों, और उससे किसान को सीधा सीधा कोई लाभ नहीं हुआ है। जहां 500 रुपए या दिए जा रहे हैं, 6000 रुपए मिलते हैं किसानों, कौन सी समस्या का समाधान हो सकता है 500 रुपए से महीने का? तो वो उनकी जगह जो है कोई ऐसी स्थायी समस्या वो कर दें कि जिससे किसानों का एक तरफ से मतलब ध्यान हट जाए। जैसे मान लीजिए कुआं का जो सिंचाई का उसका बिल है, तो उसको एक बार में समाप्त कर दी, भाई हम 6000 रुपए तुम्हें नहीं देंगे, लेकिन हम बिजली बिल आपका बिल्कुल नहीं लेंगे। तो ये बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, इन पर कोई भी सरकार का स्टैंड नहीं होता। और मैं लास्ट बात कह करके अपनी बात को विराम कर रहा हूं। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री रहे थे, बलिया जिला के थे राजीव दीक्षित जी का कितना सही है कितना गलत है, लेकिन मैंने वो वीडियो पढ़ा था, वीडियो सुना है, और आज भी उस पर यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल है। उन्होंने कहा, जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिला था जाकर के, तो उन्होंने एक बात कही थी कि साहब किसानों की समस्या आप समाप्त क्यों नहीं करते, जो वास्तविक, और किसान जो है आपकी सबसे ज्यादा जीडीपी देता है भारत के अंदर, कृषि प्रधान देश है, 70% जनता इससे जुड़ी हुई है, प्रत्यक्ष रूप में कितने लोगों को रोजगार देता है। तो उन्होंने कहा, आपकी बात तो ठीक है, किसानों की समस्याओं का समाधान हो सकता है, सारी चीजें हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, ओपन है वो यूट्यूब वगैरह पर और गूगल पर। तो उन्होंने कहा कि हम किसानों की समस्याएं समाधान कर देंगे, गरीबी दूर कर देंगे, तो राजनीति किस पे चलेगी देश की, और हमारा क्या होगा? तो इससे स्पष्ट हो सकता है कि मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अन्य कोई प्रधानमंत्री नेता इस तरह की बात नहीं बताई। चंद्रशेखर जी का राजीव दीक्षित जी के द्वारा ये स्टेटमेंट है आज भी। तो ये चीजें हमें समझने वाली हैं, सोचने वाली हैं। फिर भी जो है भाई चल रहा है, ठीक है, जैसा भी है जी। धन्यवाद। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। एक चीज, नया चीज मेरे संज्ञान में और आ गया, तो मैं कहा कि आप लोग के संज्ञान में डाल दूं। जिस प्रकार से किसानों के साथ जो स्कैम का भी बात सुनील देव जी ने की है, इसी प्रकार से ताजा अभी करीबन 10-15 दिन पहले ये न्यूज लीक हुआ है व्यापारियों के साथ या उद्योगपति जो कह लीजिए। क्या है कि अभी तक भारत में जितने भी पेट्रोल बिकते हैं, ओनली फॉर पेट्रोल, उसमें 20% इथेनॉल मिक्स है। तो इथेनॉल का प्लांट कुछ बिहार में भी लगे हुए हैं, यूपी में भी, कुछ हमारे एमपी साइड में भी है इथेनॉल कंपनियां। अब इन पे क्या हुआ कि जैसे इनकी उत्पादन क्षमता जो भी है, यदि किसी का 10,000 लीटर है, किसी का जितना है, तो क्या है कि इनका जो उत्पादन क्षमता है
तो ये जो इथेनॉल बनाती हैं, जो अनाज से, गेहूं, चावल, और मक्का, जो भी आइटम लगता है, इसे इथेनॉल बना, उससे क्या है, पेट्रोलियम उत्पाद पर जो आयात पर मतलब आयात निर्भरता को कम किया जाए, ये नितिन गडकरी जी की योजनाएं थी। अभी 15 दिन पहले क्या हुआ कि जो इथेनॉल बनता है, इसको पेट्रोलियम उत्पाद कंपनियां जो हैं, वो चाहे हिंदुस्तान लीवर हो या जो 2-3 कंपनियां हैं, ये लेते थे। अब इनका क्या होगा, जो मशीन का जो इथेनॉल बनाती हैं कंपनी, जो 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 मिल लगा के रखे हैं इथेनॉल प्लांट, इन प्लांट का मशीनरी का उत्पादन क्षमता का 50% इनसे मटेरियल मात्र खरीदा जाएगा इथेनॉल। अब सवाल ये उठता है कि जिसका उत्पादन क्षमता अगर 10 केएल का है और 5 केएल उसे लिया जाएगा, तो 5 केएल उत्पादन वो करेगा क्या? अगर नहीं उत्पादन करेगा तो उसका फिर लागत खर्च कैसे निकलेगा मिलिंग का? क्योंकि मिल तो लोन पर ले रखा है व्यापारी ने, उद्योगपति ने। ये समस्या जो है बहुत जल्द अभी उजागर होगा, क्योंकि ये उत्पादन क्षमता जो है उसका होगा 100 केएल का और लेंगे 50 केएल। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। किसी साथी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है या बात है तो रखें। अब मेरा एक प्रश्न है बबलू जी से और आचार्य जी से। क्या कुछ ऐसा आंकड़ा है कि भारत के कुल किसानों में से कितने प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो मंडी में अपनी फसल बेच पाते हैं? ये फेलियर किसका है? मैंने तो केवल प्रश्न पूछा है, प्रतिशत कुछ है नहीं, आपको पता? मैं आपको सिर्फ दूसरा प्रश्न कर रहा हूँ ना, फेलियर किसका है, प्रश्न का किसान तो का या सरकार का? मैं अपनी बात बताता हूँ, सुन आप लीजिए, बताइए। मैं बताता हूँ। मैं एक किसान हूँ और व्यापारी भी हूँ। अब जमीन मेरे नाम पर है, मेरे पिताजी के नाम पर है। रियलिटी कहानी बता रहा हूँ। जो रामायण के स्थानीय लोग हैं वो मेरे को जानते हैं। मेरे पिताजी के नाम पर जमीन है और पिताजी इस दुनिया में नहीं है। अब मेरा फसल कैसे बिकेगा सरकार के पास? सरकार के पास इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम लोग 3-4 भाई हैं, जब तक बंटवारा होगा नहीं तब तक वो फौजी दर्ज होगा, नामांतरण होगा नहीं। और जब तक नामांतरण नहीं हो तब तक मैं अपना फसल बेच नहीं सकता हूँ। और गवर्नमेंट पर ऐसी कोई योजना, कोई स्कीम नहीं है कि मैं अपनी फसल वहां बेच सकूं। अच्छा, एक जो बात और बड़े बताइए। किसान, जो बड़े किसान हैं, है ना, जो बड़े किसान हैं या फौजदारी किसान कह लीजिए, हमारे क्षेत्रों में है। क्योंकि मैं यूपी बिहार का बात नहीं करता, यूपी का, वहां तो रियल किसान है। हमारे यहाँ क्या है, जो नेता टाइप के हैं कि उनका 20 एकड़ जमीन है, खेती किसानी करने नहीं है उनको, है ना, और धान हर साल बेचने हैं। तो 2-4%, 5% लोग होंगे, 10%। मैं नहीं कहता सारे लोग फौजदारी मैं हैं। समझता हूँ पूरे भारत में ये परसेंट जो है 6% है पूरे भारत का। और जो जी 6% है उसमें भी अधिकांशतः जो बेचने वाले हैं वो 2 राज्यों में है, हरियाणा और पंजाब में। और एक प्रश्न और खड़ा होता है जो प्रैक्टिकल है कि क्या भारत सरकार भारत की संपूर्ण जीडीपी को लगा करके भी सारी फसल को खरीद सकती है? क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मैं इस पर नहीं, थोड़ा मेरा बोलूंगा मानना है। आदरणीय जी। मैं सुनिए थोड़ा जो, बोलता हूँ इस पर। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। देखिए, ठीक है, जिस व्यक्ति को जितनी जरूरत होगी वो उतनी खरीदेगा। सरकार की भी अपनी क्षमता है, अपनी जरूरत हो सकती है। लेकिन जब सरकार के हाथ में पूरी व्यवस्था है और इस व्यवस्था के अनुसार मैंने कोई चीज तैयार की और दूसरा खरीदने वाला है, उसके बीच में एक बाउंडेशन होना चाहिए। अर्थात जैसे मुनि जी कहते हैं, बाबा कहते हैं कि भाई हमारे आपके बीच में जो है एक समझौता हो गया, तो समझौता मजबूरी के कारण भी होता है। और उस मजबूरी के कारण जो समझौता है उसको शोषण कहा जाता है। और शोषण अपराध भी है और पाप भी है, अनैतिक भी है, भले ही हम उसकी व्याख्या अलग करें। दूसरी चीज ये होती है, वही सरकार जो है हमारे बीच में एक चीज ये ले आए कि भाई जो किसान उत्पादन करता है, अर्थात उस उत्पादन के आधार पर जो व्यापारी वर्ग है वो इस चीज को इस रेट से कम में ना खरीदे, कम में नहीं ले। और दूसरी बात यह है कि उसकी आवश्यकता, क्योंकि फसल एक साथ उगती है और व्यापारी एक साथ बेचता नहीं है। कभी किसी चीज की भारत में कमी नहीं पड़ती है। हाँ, हो सकता है 1-2 बार ऐसी अपवाद के रूप में स्थिति पैदा हो जाती हो,
लेकिन रातों रात हमने देखे हैं हर फसल के दाम बढ़ते हुए, प्याज के दाम बढ़ते हुए, और किसान प्याज को फेंक रहा है। तो ये स्थिति किसने पैदा की है? ये क्या किसान ने पैदा की है? व्यापारियों का माल पड़ा हुआ है, कोल्ड स्टोरों में रुका हुआ है। अभी आप गांव में ही देख लीजिए, 10 व्यापारी हैं, 10 व्यापारी अपने किसी भी सामान को रोक लें, गोदाम मार्केट में नहीं जाएगा, तो क्या स्थिति होगी? मार्केट में एकाएक जो है महंगा हो जाएगा, और 10 दिन में वो खोल देंगे। मैं आपको स्थिति यही बता रहा हूं, आप लोग उसको ध्यान नहीं देते हो। अभी 15 दिन पहले ही हमारा आलू जो है, अभी क्या कितनी तारीख हुई है? आज हुई है 7 तारीख। 1 नवंबर से किराया बढ़ जाता है कोल्ड स्टोर का, अर्थात उसको हमारी मजबूरी हो गई बेचना। 650 रुपए से आलू ऊपर नहीं गया, 150 रुपए कैसे बढ़ गए एकदम? 15 दिन में क्या एकदम पैदावार आ गई है? कहीं से कोई और हो गया, या खाने वाले 15 दिन में ज्यादा बढ़ गए? आज 800 रुपए कोल्ड स्टोर से आलू जा रहा है, और 1050 1100 रुपए मंडी का रेट है। इसकी स्थिति क्या हुई? तो ये चीजें जो समझिए ब्रजेश जी, क्योंकि हम उन चीजों को ना तो कभी बहुत ज्यादा गहनता से लेते, ना ही कभी इन चीजों को समझने का प्रयास किया है। दूसरी बात है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, अर्थशास्त्री हैं वो, एक शर्मा जी करके, देवेंद्र शर्मा शायद, मतलब उनको आप सुनिए, सारे पार्चे बखेर देते हैं व्यापारियों के और अर्थशास्त्रियों के और सरकार के। आज तक कोई उनके तत्वों का और उनका जो तर्क है उसका जवाब नहीं दे पाते हैं कोई भी, कि जहां पर मात्र 175,000 करोड़ जन कितना रुपया बताते हैं, इतना खर्च किसान के हाथ में होगा सारी फसल खरीदने के लिए, और वहां 150-250 करोड़ 14 लाख करोड़ किसानों का सरकार व्यापारियों का माफ कर सकते हैं, लेकिन किसानों के लिए 75,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर सकते। आचार्य जी, इस पर मेरे 5-6 प्रश्न हैं, लेकिन वो इतने समय में नहीं हो पाएंगे, तो एक दिन हम किसी दिन और इसकी विस्तृत चर्चा कर लेंगे। बिल्कुल। दूसरी बात, मैं एक लाइन में जवाब, एक आदरणीय एक सेकंड का बात और फिर रखेंगे। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं ये बात मैंने मुनि जी के सामने, लेकिन समझ में नहीं आएगी किसी व्यक्ति को स्पेशलिस्ट के रूप में, जिसके विषय में कुछ विशेष जानकारी हो, उसको ही वो विषय सौंपा करें। उसके साथ ये बात मैंने मतलब उसके विषय में भी कही थी जिस समय चर्चाएं शुरू हुई थी हमारी, कि और आप भी शायद उसमें मौजूद होंगे, ज्ञानंद जी मौजूद होंगे, कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष के विषय में विशेष जानकारी होती है, उसकी विशेष पकड़ होती है, वो उस विषय को रखे, बहुत अच्छा उसका एक प्रश्न और उत्तर बन सकते हैं, और वो अच्छे से उनका प्रश्न रख सकता है। हर व्यक्ति हर चीज में जानकार नहीं हो सकता। जी ठीक है, तो किसी दिन आप ही इस विषय को रखिए। मेरा बताइए। जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सीधे सीधे ब्लैकमेलिंग के शब्द नहीं है ये। नहीं, वो सब छोड़िए, बात को किसी दिन रखे विषय, वो सब तो चलता रहता है। नहीं, वो मैं फुर्सत में डिफाइन कर दूंगा। एक समस्या है किसानों का, इसमें एक जो एग्रीमेंट फार्मिंग की बात अभी सुनील देव जी कहे, उसमें एक आसान था, बीच का रास्ता निकाला जा सकता था। यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत अगर व्यापारी माल को गुणवत्ता ही विहीन कह करके रिजेक्ट कर देता है, तो उसमें एक जो इंश्योरेंस की पद्धति है, फसल बीमा, इस पे उसको गवर्नमेंट को लागू करना चाहिए था, कि अगर फसल जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तहत लागू नहीं होता है तो किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए उतना जितना उसका उत्पादन लागत। किसान बिल में व्यापारी वादा तोड़ नहीं सकता था, किसान भले वादा तोड़ सकता था, व्यापारी खरीदे हुए माल को खरीदना ही पड़ता, उसको गुणवत्ता का बहाना नहीं बना सकता था किसान बिल में। वो उसमें जितना निश्चित था वो देना ही था। ठीक है, इस चर्चा को हम लोग कभी बाद में बात कर लेंगे, ये आज की चर्चा का विषय नहीं है, और आचार्य जी रख देंगे इस विषय को, या फिर बबलू जी रख देंगे। बाकी के साथी बताएं किसी कोई प्रश्न है तो। मेरा एक बात और थी, जो अभी जो आहूजा जी बोले ब्लैकमेलिंग, इसे मैं नहीं समझ पाया, तो कृपया समझाएं थोड़ा सा। हाँ, मैं बता देता हूँ। बात बहुत लंबी है, फिर बताऊंगा। नहीं, मैं बता देता हूँ, बात करूंगा। ज्यादा 2 लाइन लगेंगे, मैं समझा देता हूँ। इनका एक कहना है, जो व्यापारी, आपने भी आरोप लगाया कि जो व्यापारी संग्रहण कर देते हैं गोदामों में, तो माल का दाम बढ़ जाता है, फिर मार्केट में रिलीज कर देते हैं। यदि व्यापारी संग्रहण करता जो है चोर है, तो फिर इनका जो नेफेड और हैफेड सरकार के संस्थान है, ये क्या है? ये भी तो ब्लैकमेलर है। फिर हम नेफेड हैफेड को व्यापारी संघ, बिल्कुल ठीक है, मैं इससे सहमत हूँ। सरकार देखिए, लोकतंत्र जो है वो पूंजीपति और सरकार जो संगठन है, मतलब दल है, वही चला रहे हैं। नहीं, सरकार, आप ठीक बोल रहे हैं, सरकार का कार्य ही व्यापार करना नहीं है, और सरकार व्यापार कर रही है। व्यापार को मार्केट पे छोड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सरकार का कार्य व्यापार करना है ही नहीं है। बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ। जी ठीक है, कोई साथी बताए किसी कोई प्रश्न है तो।
हेलो। जी बताइए आदरणीय, कोई प्रश्न है तो बताइए। नहीं, मेरा प्रश्न, वो चर्चा जो शुरू में चली थी ठीक थी, वो मतलब उसमें ठीक है आचार्य, उस पर तो विस्तृत चर्चा अलग से रख लेंगे, उस पर तो कई प्रश्न खड़े होंगे। कल का जो विषय है वो हम लोग चर्चा करके आप लोगों को बता देंगे। कल शनिवार रहेगा तो कोई सामायिक विषय ले लेंगे। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, एक मिनट, उसमें जो अपना था, क्या बोलेंगे उसको, अरे जो मुनि जी ने, बाबा ने वो रखी थी ना, क्या बोलेंगे उसको। जी जी, वो 6 लोगों की टीम बनाई है। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें जो तत्व है वो मैंने भेज दिए हैं, मेरी अपनी समझ के वो अनुसार 2-3 देख लेंगे, किताबों रविवार से मैंने, रविवार को चर्चा है करते ना। हैं उस पर ना। नहीं, मैंने वो लिख दिया है पक्ष, जी जी जो जी जी, मेरे ठीक है। अपनी स्टडी 2-3 पुस्तकों से मैंने ली थी उसके लिए, और जी जो अपना थोड़ा तर्क दिया है वो मैंने भेज दिया है आपको उस पर। जी, ठीक है, मैं देख लूंगा। आज की चर्चा को समाप्त कर सकते हैं।